जय हिंद। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के समक्ष क्लास 8 के हिंदी का मॉडल क्वेश्चन पेपर को लेकर आया हूं, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए समय न गवाते हुए हम लोग शुरू करते हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। और क्वेश्चन नंबर 1 में आपका गद्यांश दिया हुआ है और इस गद्यांश को हम लोग देखेंगे और इसके आंसर को फिर पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला गद्यांश कहता है कि कार्निवाल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। एक आपका गद्यांश दिया हुआ है, उसमें बताया गया है कि एक मैदान है और जिसका नाम क्या है, कार्निवाल है। यानी कार्निवाल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। और उसके बाद क्या है कि हंसी और विनोद को कलनाद गूंज रहा था। मतलब हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था। हंसी मतलब समझते होंगे, मुस्कुराहट हंसी होती है, और विनोद मतलब उल्लास होती है। तो उसका क्या गुज रहा था, कलनाद गुज रहा था। मैं खड़ा था, मतलब कोई राइटर होगा वो बताता है कि मैं खड़ा था और उस छोटे फुहारे के पास जहाँ एक लड़का चुपचाप शरबत पीने वाले को देख रहा था। मतलब एक मैदान था, कार्निवाल का मैदान था, वहाँ बिजली जगमगा रही थी और वहाँ हंसी और विनोद का कलनाद गुज रहा था। और फिर राइटर कहता है कि मैं वहाँ खड़ा था और छोटे फुहारे के पास जहाँ पर एक छोटा लड़का था, एक लड़का था चुपचाप शरबत पीने वाले को देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर से एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी। मतलब गला में क्या रखा हुआ था, उसका गला में फटे कुर्ते के ऊपर, मतलब जहाँ पर गला होता है, जहाँ पर गला होता है, मान लीजिए यहाँ पर गला है, तो गला के पास यानी गले में फटे कुर्ते के ऊपर, जहाँ मतलब जहाँ से कुर्ता पहना जाता है, कुर्ता और पजामा होता है, तो कुर्ता यहाँ पहना जाता है। तो यहाँ पर क्या था कि सूत की रस्सी पड़ी थी। इसमें क्या था, बटम वटम के पास सूत ही तो होती है, धागे होती है, सूत की रस्सी पड़ी थी। और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। और जेब में क्या थे, तो ताश के पत्ते थे। उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी। मैं उसकी ओर न जाने क्यों आकर्षित हुआ। यानी ये गद्यांश बताता है कि लेखक कहाँ पर जाता है, कार्निवाल के मैदान में जाता है जहाँ पर बिजली जगमगा रही थी, मतलब लाइट जल रहे थे। वहाँ पर हंसी और उल्लास का खूब एकदम आवाज़ गूंज रहा था। और वहाँ पर लेखक खड़ा होकर एक छोटे से लड़के को देखता है और लड़का क्या कर रहा था, शरबत पीने वाले को देख रहा था। और लड़का के गले में और उसके गले में, मतलब जो शराब पीने वाला था उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर एक छोटी सी रस्सी पड़ी थी, जहाँ पर सूत होता है वहाँ पर रस्सी पड़ी थी। और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी। मैं उसकी ओर न जाने क्यों आकर्षित हुआ। इस गद्यांश को आप लोग को अच्छी तरह से पढ़ना है और फिर हमें आंसर देना है। तो आई होप दैट कि आपको ये गद्यांश अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसका आंसर को देखते हैं, इसके क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये क्या था, कार्निवाल के मैदान में क्या जगमगा रहा था। कार्निवाल के मैदान में क्या जगमगा रहा था। और आप लोग को यहाँ भी समझनी चाहिए कि पूरी की पूरी गद्यांश का मतलब नहीं समझाना है, क्योंकि इसको समझ के आपको नॉर्मल मतलब तो समझ में आ गया होगा कि क्या क्या यहाँ पर हुआ था। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि कार्निवाल के मैदान में क्या जगमगा रहा था। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि कार्निवाल का जहाँ पर मैदान था वहाँ पर क्या आपको दिखाई दे रहा था। तो कार्निवाल के मैदान में मैंने बताया था कि बिजली जगमगा रहा था। क्या जगमगा रहा था, बिजली जगमगा रहा था। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यहाँ पर भी लिखा हुआ था कि कार्निवाल के मैदान में क्या जगमगा रहा था, तो बिजली जगमगा रहा था। आपको यहाँ पर बिजली दिख रही होगी, यानी इससे पता चल जाता है कि कार्निवाल के मैदान में बिजली जगमगा रहा था। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। तो क्या है, कार्निवाल के मैदान में लेखक कहाँ खड़ा था। आपको बताना है कि कार्निवाल का जहाँ मैदान था वहाँ लेखक कहाँ खड़ा था। अभी मैंने ही आपको बताया था। तो इसके पहले ऑप्शन को देख लेते हैं। होटल के पास था, कि झूले के पास था, कि छोटे फुहारे के पास था, कि खिलौने के पास था। आपको बताना है कि कहाँ पर वो लेखक खड़ा था। तो आप बताइए इसका राइट आंसर को आप कमेंट में फटाफट दीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के राइट आंसर को देखते हैं। तो मैंने अभी बताया था कि छोटे फुहारे के पास खड़ा था बच्चा। कहाँ पर लेखक खड़ा था, छोटे फुहारे के पास खड़ा था। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर अग्रसर होते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। तो क्या है क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं अच्छी तरह से, पहले पढ़ लीजिए उसके बाद समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 को थोड़ा सा ऊपर चला गया है, इसलिए हम लोग को निकालते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में इसमें जो था गद्यांश में 2 ही क्वेश्चन था। गद्यांश में कितने क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन थे। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर अग्रसर होते हैं। नेक्स्ट क्या है, छात्रावास में स्थान पाने हेतु प्रधानाध्यापक को लिखे गए आवेदन पत्र के लिए ब्लैंक्स को भरना है। मतलब छात्रावास में स्थान पाने हेतु कोई स्थान पाने के लिए, मतलब
जहाँ पर अपना जो एडमिशन कराते हैं उसके स्थान को पाने के लिए प्रिंसिपल के पास आवेदन लिखना है, तो किस तरह से लिखा जाता है आपको बताना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि किस तरह से लिखा जाता है। तो क्या है, क्वेश्चन क्या है कि सेवा में श्रीमान डैश फिर महोदय उच्च विद्यालय रांची, उसके बाद है महाशय, उसके बाद सविनय, उसके बाद यहाँ पर 4th नंबर आपका भरा हुआ नहीं है, ब्लैंक्स है कि मैं आपके विद्यालय का वर्ग अष्टम का छात्र हूँ और प्रतिदिन 10 किलोमीटर दूर से विद्यालय पढ़ने के लिए आया करता हूँ। अतएव मुझे विद्यालय के 5वां नंबर पर डैश है में स्थान देने की कृपया के लिए, इसके लिए मैं सदा आभारी बना रहूँगा। अब आपको क्या करना है कि सारे ऑप्शन को देख करके और इसका आंसर को लिखना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या ऑप्शन क्या था, तो क्वेश्चन नंबर 3 को देख लीजिए। पहले यहाँ क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में श्रीमान डैश महोदय, आपको इतना में ही देखना है, इतना में ही देखना है कि इसमें क्या भराएगा। बस अभी आपको क्या देखना है कि सेवा में श्रीमान महोदय, तो किसके लिए आप लेटर लिख रहे हैं आपको देखनी चाहिए। तो किसके लिए लेटर लिख रहे हैं, क्या मैनेजर के लिए अभी लेटर लिख रहे थे, कि एडिटर के लिए लिख रहे थे, कि प्रधानाध्यापक के लिए लिख रहे थे, कि डाकिया के लिए लिख रहे थे। तो मैनेजर के लिए लिखेंगे, मैनेजर के लिए हम छात्रावास पाने के लिए थोड़े ना लिखेंगे, ये इसका राइट आंसर नहीं हो सकता। एडिटर के लिए लिखेंगे, ये नहीं हो सकता क्योंकि हम लोग प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिख रहे हैं, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी मैनेजर नहीं होगा। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर अग्रसर होते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा। मैं इसको बड़ा कर दिया हूँ ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में निवेदन, आदेश, अपेक्षा और उपेक्षा लिखा हुआ है और यहाँ पर गद्यांश दिया हुआ क्या था। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था, सविनय। सविनय के बाद इस जगह पर आपको भरना है कि यहाँ पर क्या भराएगा। तो आप लोग पढ़ते ही आ रहे हैं कि सविनय के बाद निवेदन लिखा जाता है, सविनय निवेदन है कि मैं, तो यहाँ पर चौथा में क्या भराएगा, निवेदन भराएगा। क्या भराएगा, निवेदन। तो चौथा का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, निवेदन हो जाएगा इसका राइट आंसर। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या था, क्वेश्चन नंबर 5 को पहले देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 गद्यांश में है कहाँ, इससे पता चल जाएगा। अतएव मुझे विद्यालय की डैश, यहाँ पर आपकी भरना है, कहाँ भरना है, यहाँ पर आपको भरना है कि इस जगह पर क्या भराएगा, यानी मुझे विद्यालय के डैश में स्थान देने की कृपया करें, यानी मुझे विद्यालय के किस चीज़ में स्थान देने की कृपया करें। तो विद्यालय की बात हो रही है, तो क्या पुस्तकालय में स्थान देना है, कि अस्पताल में देना है, कि छात्रावास में, कि कार्यालय में। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या था, अतएव मुझे, तो मुझे छात्रावास में ना स्थान पाना है जी। यहाँ पर खुद लिखा हुआ है कि छात्रावास में स्थान पाने के लिए, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि छात्रा स्थान में स्थान पाने के लिए ही आपको लिखना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, छात्रावास हो जाएगा। और यहाँ भी पता चल जाएगा कि अतएव मुझे विद्यालय के छात्रावास में स्थान प्राप्त करना है, मतलब छात्रावास जहाँ पर होगा, जहाँ पर हॉस्टल होते हैं, वहाँ पर स्थान पाने के लिए यहाँ पर आपको लेटर लिखना था। पुस्तकालय में नहीं, पुस्तकालय नहीं होगा, अस्पताल में तो लेना ही नहीं है। हम लोग स्कूल में छात्रावास में ले रहे हैं, मतलब हॉस्टल में ले रहे हैं, तो पुस्तकालय नहीं हो सकता, अस्पताल नहीं हो सकता, कोई ऑफिस में थोड़ा ना ले रहा है, हम ऑफिस के थोड़े ना अधिकारी हैं, हम लोग तो स्टूडेंट हैं। तो वहाँ पर इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 का सी हो जाएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर अग्रसर होते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखने से पहले हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो देखिए व्याकरण खंड का क्वेश्चन है, व्याकरण खंड से यहाँ पर क्वेश्चन आती है। तो व्याकरण खंड क्या है, रात तद्भव शब्द है, मतलब रात अगर तद्भव शब्द है तो इसका तत्सम शब्द क्या होगा। तो उतना लंबा चौड़ा नहीं सोचना है, रात का आपको तत्सम शब्द समझना है। रात का क्या समझना है हमको, तत्सम शब्द समझना है। तत्सम शब्द किसको बोलते हैं, जो संस्कृत से जो शब्द लिए गए हैं उसको हम तत्सम शब्द कहते हैं। मतलब आज का एक ऐसा वर्ड जिसका हम लोग यूज करते हैं लेकिन उसे संस्कृत से लिया गया है, उसी को हम तत्सम शब्द कहते हैं। ये तो आपको पता होने चाहिए। तो 6 का राइट आंसर क्या होगा, रात्रि होगा कि अंधकार होगा, कि तिमिर होगा, कि अंधेरा होगा। 6 के राइट आंसर को आपको देना है। तो देखिए रात का जो तत्सम शब्द होता है, या आप इसके राइट आंसर को कमेंट में फटाफट दीजिएगा। आइए अब हम लोग इसके राइट आंसर को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो रात्रि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रात्रि। यानी रात्रि शब्द जो है, ये वाला जो शब्द है, ये किससे लिया गया है, संस्कृत के शब्द से लिया गया है, इसलिए यह शब्द कौन सा शब्द होगा, तत्सम शब्द होगा। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर अग्रसर होते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। तो सूर्य का उचित पर्यायवाची शब्द बताना है। सूर्य का क्या बताना है, सिनोनिम्स बताना है, यानी पर्यायवाची शब्द बताना है। तो पर इसका क्या है, सूर्य का दुनिया होगा,
कि सदन होगा, कि भास्कर होगा, कि नभ होगा। तो दुनिया मतलब क्या होता है? संसार होता है। आप इसके राइट आंसर को कमेंट पर फटाफट दीजिएगा और मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करते चलता हूँ तब तक। तो देखिए सूर्य, यहाँ दुनिया, दुनिया किसका होता है? विश्व का होता है पर्यायवाची शब्द, संसार का होता है, इसलिए ये राइट आंसर नहीं हो सकता। सदन, सदन तो हो नहीं सकता, सभा हवा तो नहीं है। नभ मतलब आकाश तो हो नहीं सकता। ये क्या हो जाएगा? भास्कर। क्या हो जाएगा? भास्कर। यानी पढ़े होंगे भास्कराय नमः। जब आप छठ पूजा में जाते होंगे तो वहाँ पर सुने होंगे भास्कराय नमः ना। छठ पूजा में जहाँ पर मंदिर होती है वहाँ पर भास्कराय नमः, यानी सूर्य का उचित पर्यायवाची शब्द यही होता है। यानी सूर्य का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर क्या हो जाएगा? भास्कर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भास्कर। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर अग्रसर होते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। तुम घर जाते हो, इस वाक्य में तुम क्या है? आपको बताना है कि तुम घर जाते हो, इस वाक्य में तुम क्या है? तुम क्या सर्वनाम है, कि संज्ञा है, कि विशेषण है, कि क्रिया है? आप इसके राइट आंसर को फटाफट कमेंट में दीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 के राइट आंसर को देखते हैं। तो जो तुम शब्द है, तुम क्या है? सर्वनाम होता है। तुम क्या है? सर्वनाम शब्द है। तुम आपका जो शब्द है वो सर्वनाम से लिया गया है। तुम क्या है? सर्वनाम का शब्द है, सर्वनाम। इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ लिखने में दिक्कत हो जाती है, इसलिए मैं मिटा दे रहा हूँ इसको मिटा दिया मैंने। इसको मिटा दिया ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। इसको मिटा देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। अब अच्छा दिख रहा है सिग्नेचर का सिंबल, मतलब टिक जो किए हैं वो अच्छा दिख रहा है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर अग्रसर होते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि शुद्ध शब्द कौन सा है? इसमें शुद्ध शब्द आपको बताना है। नवा का क्या बताना है? शुद्ध शब्द बताना है कि इसमें शुद्ध क्या होगा। क्या ये वाला पारिवारिक होगा, कि ये वाला पारिवारिक होगा, कि ये वाला पारिवारिक होगा, कि ये वाला पारिवारिक होगा? आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप इसके राइट आंसर को कमेंट में फटाफट दीजिए। हम लोग इसके राइट आंसर को देखते हैं। तो पारिवारिक शब्द का जो शुद्ध शब्द है वो क्या होगा? इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, तब तक आप इसके राइट आंसर को कमेंट फटाफट दीजिए। तो आइए अब हम लोग इसके शुद्ध शब्द को देखते हैं कि इसका शुद्ध शब्द क्या होगा। तो ये जो ए है, 9 का जो ए है, ये शुद्ध वर्ड है, यानी पारिवारिक शब्द इसी तरह से लिखा जाता है। यानी नावा का जो शुद्ध शब्द कौन सा होगा? ये पारिवारिक ही होगा। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर अग्रसर होते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। तो देखिए, कल मेरे घर में गोपाल आया था। इस वाक्य में गोपाल क्या है? यानी कल मेरे घर में कौन आया था? गोपाल आया था। कल मेरे घर में गोपाल आया था। तो इस वाक्य में आपको गोपाल बताना है कि गोपाल कौन सा वर्ड है, क्या है? गोपाल संज्ञा है, कि सर्वनाम है, कि विशेषण है, कि प्रविशेषण है? तो आपको बताना है कि गोपाल क्या है। आप इसके राइट आंसर को फटाफट किस में दीजिए? कमेंट पे दीजिए। हम लोग इसके राइट आंसर को तब तक देखते हैं। तो जो 10 का राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? कल मेरे घर गोपाल। ये जो गोपाल है वो क्या है? संज्ञा है। क्या है? नाउन है, यानी संज्ञा है। तो गोपाल क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगा, सर्वनाम नहीं होगा। संज्ञा की जगह पर यूज किए जाने वाले वर्ड को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। विशेषण, विशेषण क्या बताती है? विशेषता बताती है। प्रविशेषण तो विशेषण का विशेषता बताती है, इसलिए प्रविशेषण यह नहीं होगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 क्या होगा। स्वागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? स्वागत शब्द में आपको क्या बताना? उपसर्ग बताना है। कि स्व होगा, कि सु होगा, कि स होगा, कि स्वा होगा? यानी इसमें उपसर्ग। तो उपसर्ग और प्रत्यय आपको पता होगा कि क्या होता है। जो शब्द मतलब जो शब्द वाक्य की शुरुआत में लगता है उसको हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। और बाद में लगने वाले वर्ड को क्या कहते हैं हम लोग? प्रत्यय कहते हैं। तो स्वागत में कौन सा उपसर्ग होगा? स्व होगा, कि सु होगा, कि स होगा, कि स्वा होगा? कमेंट में इसका राइट आंसर को फटाफट दीजिए। हम लोग इसके राइट आंसर को देखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सु हो जाएगा। यानी स्वागत में उपसर्ग कौन सा है? सुवागत होता है, लेकिन फिर हम इसको क्या कर लेते हैं? स्वागत हो जाएगा। स्वागत सु होता है। यानी 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर अग्रसर होते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है इसको देखते हैं फटाफट। तो देखिए यहाँ पर आपका है कि सार्थक शब्द का विलोम होगा, यानी सार्थक शब्द का विलोम शब्द बताना है, यानी अपोजिट वर्ड बताना है। तो पहला है निरर्थक, अर्थपूर्ण, निरक्षर और साक्षर। आपको इसका राइट आंसर कमेंट में फटाफट देनी है। तो देखिए 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सार्थक का निरर्थक होगा। क्या हो जाएगा? सार्थक का निरर्थक हो जाएगा। सार्थक मतलब जो अपना एक मीनिंग देता है उसको हम सार्थक बोलते हैं। निरर्थक मतलब कोई वर्ड मतलब नहीं देता है, कोई मीनिंग नहीं देता है, इसलिए उसको हम निरर्थक शब्द कहते हैं। मतलब जो शब्द अपना मीनिंग देगा उसको सार्थक, और जो कोई मीनिंग नहीं देगा,
कोई अर्थ नहीं देगा, उसको निरर्थक, कोई अर्थ नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर अग्रसर होते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होता है। तो क्या है, प्रतिकूल कार्य करना से संबंधित मुहावरा बताना। प्रतिकूल मतलब उल्टा ना, तो क्या है, एड़ी चोटी एक करना, ये पर्यायवाची होगा, अरे सॉरी मुहावरा होगा। प्रतिकूल कार्य करना का मुहावरा बताना है। तो पहला ऑप्शन क्या है, एड़ी चोटी एक करना, ओखली में सिर देना, उल्टी गंगा बहाना कि आग में घी डालना। आप इसके राइट आंसर को कमेंट में फटाफट दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। प्रतिकूल कार्य करना यानी उल्टा काम कर रहा है, उल्टा काम करना मतलब उल्टी गंगा बहाना ना, उसी को हम प्रतिकूल कार्य करना कहते हैं, यानी उल्टी गंगा बहाना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर अग्रसर होते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होता है। निराशा शब्द की संधि विच्छेद बतानी है। क्या बतानी है, निराशा शब्द की संधि विच्छेद बताना है कि निराशा का संधि विच्छेद क्या होगा। तो पहला है निर जोड़ आशा, दूसरा है निह जड़ जोड़ आशा, फिर है क्या है नीरा जोड़ सा, और फिर क्या है निह जोड़ आशा। ये आपको बतानी है कि क्या इसका राइट आंसर होगा। आप इसके राइट आंसर को कमेंट फटाफट दीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 के राइट आंसर को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, निह धन आशा। निह धन आशा क्या हो जाएगा, निराशा का संधि विच्छेद होता है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर अग्रसर होते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होता है। नीति शब्द में इक प्रत्यय लगाने से क्या शब्द बनेगा, यानी नीति शब्द में इक शब्द अगर इक प्रत्यय लगा देंगे, प्रत्यय क्या होता है, वर्ड के लास्ट में लगता है, जैसे अंतिम में लगता है। प्रत्यय शब्द कहाँ लगता है, अंतिम में लगता है, यानी वर्ड के अंतिम में लगने वाले शब्द को क्या कहते हैं हम लोग, प्रत्यय कहते हैं। इसलिए इसका जो इसका मतलब मतलब प्रत्यय का मतलब बता रहे थे कि प्रत्यय का मतलब क्या होता है कि जो शब्द अंतिम में लगता है ना, उसको हम प्रत्यय कहते हैं। तो आपको इसका बताना है कि इसमें नीति शब्द का प्रत्यय कौन सा होगा, नीतिक होगा कि नतिक होगा कि नैतिक होगा कि नैतिक होगा, आप बताना है। नीति जोड़ इक जब लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, राइट आंसर को कमेंट फटाफट दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, नैतिक। यानी नीति में अगर इक लगा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, नैतिक हो जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर अग्रसर होते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। तो मान शब्द में उपसर्ग लगाने से नया शब्द क्या बनेगा। मान शब्द में अगर हम लोग आगे अप लगा देंगे ना, उपसर्ग का मतलब आगे लगता है, यानी अगर मान शब्द के आगे अप लगा देंगे तो कौन सा नया शब्द बनेगा, आपको बताना है। तो चलिए पहला शब्द क्या है, अभिमान है, दूसरा है अपमान है, तीसरा है अपनापन है, चौथा है अनजान। आप इसके राइट आंसर को फटाफट कमेंट में दीजिए। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 के राइट आंसर को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 के राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी, क्योंकि मान में अगर अप लगा दीजिएगा तो अपमान हो जाएगा, ये तो ऐसे ही पता चल जा रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर अग्रसर होते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होता है। जय शब्द का विलोम क्या होगा, जय शब्द का विलोम बताना, विलोम मतलब उल्टा बताना है। तो चलिए ऑप्शन क्या है, परतंत्र है, पराजय है, पवित्र है और अशांति है। आप इसके राइट आंसर को कमेंट में फटाफट दीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो जय का उल्टा क्या होता है, पराजय होता है। क्या होता है, जय मतलब जीत जाना, पराजय मतलब क्या होता है, हार होना। मतलब जय मतलब जीतना होता है, पराजय मतलब हार जाना होता है, इसलिए जय का विलोम शब्द क्या होगा, पराजय हो जाएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर अग्रसर होते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं, आप इसको बड़ा कर लेते हैं स्क्रीन को ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। अभिनेता मतलब हीरो होता है ना, इंग्लिश में इसको हीरो बोलते हैं। तो अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है, मतलब फीमेल जेंडर क्या होगा, फीमेल जेंडर आपको बतानी है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में ऑप्शन देख लेते हैं, अभिनेत्री, अभिनेती, अनीति और अननीति। आप इसके राइट आंसर को कमेंट फटाफट दीजिए। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 के राइट आंसर को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अभिनेत्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अभिनेत्री हो जाएगा, मतलब हीरोइन। अभिनेता का स्त्रीलिंग क्या होता है, अभिनेत्री, यानी हीरोइन होता है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होता है। तो देखिए कमला ने रोटी खाई, कारक पहचानना है। क्या है, कमला ने रोटी खाई, कारक पहचानना है। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है, कर्ता, दूसरा है कर्म,
करण और अपदान आपको बताना है, जिससे पता होगा कर्ता ने कर्म को, ये सब जो होता है आपको याद रखना जरूरी है। मतलब कर्ता जो चिन्ह होता है, कारक चिन्ह आपको याद करना पड़ेगा। तो आपको क्या बताना है, कमला ने, यहाँ देखिए पूरा के पूरा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बस वर्ड से ही पता चल जाएगा। कमला ने रोटी खाई, कारक पहचानना। ऑप्शन को देखते हैं, कर्ता, दूसरा है कर्म, तीसरा है करण और अपदान है। तो आपको पता है अपदान मतलब काको की होता है, हम पूरा नहीं बताएंगे, आप इसके राइट आंसर को कमेंट फटाफट दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ने हो जाएगा, यानी कर्ता ने। क्या हो जाएगा, कर्ता। कमला क्या है, कर्ता ही तो है, इसी ने न काम की। तो याद रखिएगा कर्ता ने कर्म को, ये सब होता है, कर्ता ने कर्म को, करण से ये सब जो है, यानी कर्ता ने कर्म को। तो कर्ता ने वर्ड आ गया तो हम आगे तो ऑप्शन देखेंगे ही नहीं, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 19 का राइट आंसर ए हो जाएगा। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर अग्रसर होते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होता है। तो देवनागरी किसकी लिपि है, आपको बतानी है कि देवनागरी किसकी लिपि है, कि मतलब इसमें से कौन सी, जो 4 भाषा है उसमें से किसकी लिपि देवनागरी है, पंजाबी की है कि हिंदी की है कि अंग्रेजी की है कि उर्दू की है। आप इसके राइट आंसर को कमेंट फटाफट दीजिए। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 के राइट आंसर को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हिंदी। हिंदी की लिपि कौन सी होती है, हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, यानी देवनागरी लिपि किसकी लिपि होगी, हिंदी की लिपि होगी। और भी कोई वर्ड रहता तो देखते ना, संस्कृत रहता तो भी आगे देखते, लेकिन यहाँ पर देवनागरी लिपि किसकी होगी, हिंदी की होगी। पंजाबी किस लिपि में लिखी जाती है, तो गुरुमुखी लिपि में। अंग्रेजी रोमन में, उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर अग्रसर होते हैं, ये जो कि बुक से रिलेटेड है। आपके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है खुद है पाठ्य पुस्तक, यानी पाठ्य पुस्तक का ये क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तक से लिया गया, आपके बुक से क्वेश्चन है। जितना भी अभी पीछे पढ़ रहे थे वो ग्रामर सेक्शन से था, यानी जो गद्यांश था, जो हम लोगों ने लेटर देखा था और जो अभी चीज़ पढ़ते आ रहे थे वो सब ग्रामर था, यानी व्याकरण से संबंधित था। अब हम लोग किताब से देखते हैं कि 21 से जो क्वेश्चन स्टार्ट होती है वो बुक से स्टार्ट हो जाती है। तो क्या है, पुष्प की अभिलाषा, जो आपके पुष्प की अभिलाषा एक किताब में, आपके बुक में एक कविता होगा, उसमें आपको बताना है कि पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता में किसकी इच्छा व्यक्त है, मतलब कौन इच्छा करता है, कौन इच्छा यहाँ पर करता है, लता करता है कि पता करता है कि पुष्प करता है कि फल करता है। राइट आंसर को फटाफट कमेंट में आप दीजिए। तो चलिए हम लोग इसके राइट आंसर को देखते हैं कि पुष्प की अभिलाषा कौन करता है, पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता में किसकी इच्छा व्यक्त है, तो पुष्प की है। अरे यही तो लिखा हुआ है पुष्प की अभिलाषा, मैंने किसकी अभिलाषा है, किसकी चाहत है, तो पुष्प की चाहत है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पुष्प। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर अग्रसर होते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि छोटे जादूगर के लिए लेखक ने कितने टिकट खरीद कर दिए थे, छोटे जादूगर के लिए लेखक ने कितने टिकट खरीद कर दिए थे, आप इसके राइट आंसर को बताइएगा। ऑप्शन क्या है, 12 टिकट, 10 टिकट, 16 टिकट और 13 गो टिकट। आपको बताना है कि कितने टिकट दिए थे, 12 गो दिए थे कि 10 गो दिए थे कि 16 गो दिए थे कि 13 गो दिए थे। आप इसके राइट आंसर को कमेंट फटाफट दीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22 की राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12 टिकट दिए थे। कितने टिकट दिए थे, 12 टिकट दिए थे, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12 टिकट। यानी छोटे जादूगर ने लेखक को 12 टिकट खरीद कर दिए थे। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, किसका ज्वर सबसे भयानक होता है। ज्वर मतलब समझते होंगे, किसका ज्वर सबसे भयानक होता है, सत्संग का कि कुसंग का कि सच्चाई का कि बीमारी का। ज्वर मतलब समझते होंगे ना, ज्वर प्रभाव। अभी यहाँ पर समझना है कि प्रभाव समझना है। इस 23 के अकॉर्डिंग ज्वर का मतलब क्या समझना, प्रभाव, बीमारी, ज्वार नहीं, ज्वर। किसका सबसे ज़्यादा भयानक होता है आपको बताना है। यानी 23 में पहला क्या है, सत्संग है, कुसंग है, सच्चाई है और बीमारी। कुसंग मतलब होता है गलत संगति। तो क्या है, किसका सबसे भयानक होता है 23 का आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर भयानक होता है, यानी किसका सबसे ज़्यादा मतलब असर पड़ जाता है लोगों का। सत्संग का असर नहीं पड़ता है, किसका पड़ता है, कुसंग का पड़ता है, यानी खराब संगति की जो होती है उसकी प्रभाव पहले बहुत जल्दी व्यक्तियों पर पड़ जाती है। सत्संग वो बहुत जल्दी नहीं पकड़ पाता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर अग्रसर होते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, यानी 24 क्या कहता है, उसको देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है कि पथ की पहचान शीर्षक कविता में कवि पथ की पहचान करने को कहते हैं क्योंकि, यानी फिर से समझ लीजिए, पथ की पहचान शीर्षक कविता में, एक कविता का नाम है, ये क्या है, कविता का आपका नाम है पथ की पहचान। शीर्षक कविता में
कवि पथ की पहचान करने को क्या कहते हैं? जो जो रास्ता को पहचान लेता है उसको क्या कहते हैं? तो ऑप्शन को देख लेते हैं कि इसका ऑप्शन क्या है। तो ऑप्शन को देख लेते हैं, मैंने रास्ता की पहचान करने वाले कविता जो है उसमें रास्ता जो पहचान लेता है उसको कवि क्या कहते हैं वो देख लेते हैं। पहला है सफलता प्राप्त करना आसान हो जाता है, या सफलता प्राप्त करना कठिन होता है, या पथ पर कांटे होते हैं, पथ पर गहरी नदी होती है। आप इसके राइट आंसर को कमेंट में फटाफट दीजिए। तो इसके राइट आंसर को हम लोग देखते हैं। तो देखिए, जो पथ की पहचान कर लेता है वो क्या है, सफलता प्राप्त करना आसान हो जाता है। जो पथ की पहचान कर लेता है उसको सफलता प्राप्त करना आसान हो जाता है, मतलब क्योंकि उसको रास्ता मिल जाता है तो वो सफल हो जाता है। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर अग्रसर होते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है उसको देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, पथ की पहचान शीर्षक कविता के अनुसार पथ पर कितने राही गए हैं, यानी पथ पर कितने राही गए हैं ये बताना है। पथ की पहचान जो कविता आपको दिया हुआ है उस कविता के अनुसार पथ पर कितने राही गए हैं। आप इस कविता को अगर आपको याद होगा या कविता को अच्छी तरह से पढ़े होंगे तो आप इसके राइट आंसर को फटाफट दे लीजिएगा। पहला है कुछ राही, दूसरा है एक या दो राही। राही मतलब जाने वाला ना, पथिक, आने जाने वाले को राही कहते हैं, मुसाफिर। सी क्या है, अनगिनत राही, 5 राही। तो इस कविता के आधार पर कितने राही गए हैं इसको बताना है। तो चलिए आप इसके राइट आंसर को कमेंट में फटाफट दीजिए। हम लोग इसके राइट आंसर को अब देखते हैं। तो 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अनगिनत राही गए हैं। कितने गए हैं, अनगिनत गए हैं, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 25 का सी हो जाएगा। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर अग्रसर होते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है कि बड़े भाई साहब, पाठ में बड़े भाई ने छोटे भाई के सामने पढ़ाई का कैसा चित्र खींचा। यानी बड़े भाई साहब, ये क्या है, पाठ है, क्या है आपका दिया होगा, पाठ है। और इस पाठ में बड़े भाई ने छोटे भाई के सामने पढ़ाई का कैसा चित्र खींचा था, सॉरी, मैंने बड़े भाई ने छोटे भाई के सामने पढ़ाई का कैसा चित्र खींचा था, कैसा फिगर खींचा था, आपको बताना है। ऑप्शन ए क्या है, खुशनुमा मतलब हंसते हुए, या आड़ा तिरछा इधर उधर, या सीधा या भयानक एकदम। आपको बताना है कि बड़े भाई साहब ने छोटे भाई के सामने कैसा चित्र दिखाया था पढ़ाई से रिलेटेड। तो चलिए आप इसके राइट आंसर को फटाफट क्या कीजिए, कमेंट पे दीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो भयानक खींचा था। क्या किया था, भयानक मतलब चित्र खींचा था। यानी बड़े भाई साहब ने क्या किया था, छोटे भाई के सामने पढ़ाई के लिए भयानक चित्र खींचा था, भयानक एकदम। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर अग्रसर होते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 क्या है। तो देखिए, अशोक का शस्त्र त्याग एकांकी में किस प्रसिद्धि ऐतिहासिक घटना का उल्लेख है। यानी अशोक का आपको पता होगा कि 261 BC में 261 ईस्वी में 261 ईस्वी में क्या किया था, अशोक ने शस्त्र त्याग कर दिया था। कलिंगा की लड़ाई हुआ था तो उस समय इन्होंने शस्त्र त्याग करने की कसम खाई थी कि अब हम कभी ज़िंदगी में मतलब शस्त्र नहीं उठाएंगे, शस्त्र त्याग देंगे, मतलब लड़ाई करने वाला जो वेपन होता है आज से मतलब लड़ाई करना छोड़ देंगे। अशोका ने कसम खाया था। तो आपको बताना है कि अशोका का शस्त्र त्याग एकांकी में किस प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना का वर्णन है, मतलब किस प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना को बताया गया है। क्या है, कलिंगा की लड़ाई की, मगध की लड़ाई की, 1857 की क्रांति की, हल्दी घाटी की लड़ाई। तो पता होगा कलिंगा की लड़ाई में ही हुआ था, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर अग्रसर होते हैं। क्या है, डायन एक अंधविश्वास कविता में बुढ़िया गांव के किस दिशा में रहती थी। जो डायन एक अंधविश्वास कविता है देख लीजिएगा, तो वहाँ पर बुढ़िया है गांव के किस दिशा में रहती थी, बुक से ही रिलेटेड है, इसलिए इस कविता को देख लीजिएगा, इस पोएम को पढ़िएगा। क्या बुढ़िया पश्चिम दिशा में रहती थी कि उत्तर दिशा में रहती थी कि, अब हम लोग इसको आगे देखेंगे, आगे क्या होगा आपको तो पता ही होगा, ऑप्शन क्या होगा, तो याद रख लीजिए ऑप्शन, शायद अगर इधर आंसर होगा तो हम पीछे नहीं आएंगे। क्या है, ए क्या है, पश्चिम, उत्तर, उसके बाद देखते हैं हम लोग पूरब और दक्षिण। आप इसके राइट आंसर को कमेंट फटाफट दीजिए, मतलब पश्चिम में थी कि पूरब में थी, उत्तर में थी कि पूरब में थी कि दक्षिण में थी। तो आप इसके राइट आंसर को फटाफट जरूर दीजिएगा। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। तो बुढ़िया किस दिशा में थी, पूरब दिशा में थी ना, पूरब दिशा में थी। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। किस किताब में डायन शब्द का उल्लेख नहीं है। आपको बताना है कि डायन शब्द का उल्लेख किस किताब में नहीं है, बच्चों की किताब में है कि कानून की किताब में है नहीं है, कि कहानी की किताब में नहीं है, कि निबंध की किताब में नहीं है। आप इसके राइट आंसर को फटाफट कमेंट में दीजिए।
आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। तो कानून की किताब में डायन शब्द का कोई मतलब नहीं है, कोई उल्लेख नहीं है वहाँ पर। कोई कानून का जो किताब लिखा गया है, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया या सीआरपीसी की जो धारा है ना, इंडियन पैनल कोड होगा, किसी की धारा में आपको ये कानून मतलब कि जो भी कानून की किताब है उसमें डायन शब्द का कोई उल्लेख नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की ओर अग्रसर होते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 क्या है। अमरूद का पेड़ शीर्षक कहानी के अनुसार, ये कहानी है अमरूद का पेड़, उसको पढ़ लीजिएगा, अनुसार लोगों ने किसके प्रति उदासीनता बरती है, किसके प्रति उदासीनता बरती है बताना है। पहला ऑप्शन क्या, अमरूद का पेड़, दूसरा है आम का पेड़, पीपल का पेड़ और जामुन का पेड़। तो क्वेश्चन नंबर 30 को बताना है। तो देखिए आप इसके राइट आंसर को फटाफट कमेंट में दीजिए। तो यहाँ देखिए अब हम लोग चलते हैं इसके राइट आंसर की ओर। तो देखिए कविता का नाम, कहानी का नाम है अमरूद का पेड़, तो क्या आम का पेड़ के बारे में बताएगा, पीपल के पेड़ बताएगा, जामुन का पेड़ बताएगा, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अमरूद का पेड़। अरे अमरूदे के पेड़ के प्रति ना उदासीनता व्यक्त किया गया है इसमें, इसलिए अमरूद का पेड़ होगा। अमरूद का पेड़ शीर्षक कहानी है तो अमरूद के पेड़ के बारे में लिखा हुआ है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 की ओर अग्रसर होते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 क्या है। अमरूद में आए 3-4 सफ़ेद फूलों के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया। माने अमरूद में आए 3-4 सफ़ेद फूल, 3-4 सफ़ेद फूल के बारे में सबसे पहले किसने बतलाया था। ये आपको बुक पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। क्या है, घोष बाबू के माली ने, क्या है, घोष बाबू के माली ने, कि कन्हैयालाल की बूढ़ी पत्नी ने, कि मिद्दू ने या राखलाल ने। मतलब घोष बाबू के माली ने, कि कन्हैयालाल की बूढ़ी पत्नी ने, कि मिद्दू ने या राखाल ने। तो आपको इसके राइट आंसर को कमेंट फटाफट बताइए। आइए अब हम लोग इसके राइट आंसर को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मिद्दू ने देखा था। क्या किसने देखा था, मिद्दू ने देखा था, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 की ओर अग्रसर होते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 32 कहता है, क्या निराश हुआ जाए ना, पाठ के अनुसार भारतवर्ष सदा कानून को किस रूप में देखता आ रहा है। चैप्टर का नाम क्या था, क्या निराश हुआ जाए, पाठ के अनुसार भारतवर्ष सदा कानून को किस वर्ष के रूप में देखता आ रहा है। पहला क्या है, धर्म के रूप में, कि सलाह के रूप में, कि सुझाव के रूप में, कि परामर्श के रूप में। परामर्श मतलब समझते होंगे, विचारों का मतलब परामर्श लेना, सलाह लेने के रूप में परामर्श देना ना, परामर्श देते हैं, सलाह तो लेते हैं हम लोग, सॉरी। तो देखिए इसके राइट आंसर को आप कमेंट में फटाफट दीजिए। तो देखिए अब हम लोग इसके राइट आंसर की ओर देखते हैं, क्योंकि समय हम लोग के पास नहीं है, इसलिए इसके राइट आंसर को भी हम फटाफट देखेंगे। तो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, यानी धर्म के रूप में देखता जा रहे हैं हम लोग। कानून को किस रूप में देखते जा रहे हैं, धर्म के रूप में ना। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम लोग करते रहते हैं, तो धर्म के रूप में ही लोग देखते हैं अपने कानून की किताब को, धर्म के आधार पर ही सब काम करते हैं, जो कि ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 की ओर अग्रसर होते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है। कंडक्टर लेखक के बच्चों के लिए क्या लेकर आया। ध्यान से समझिए, कंडक्टर लेखक के बच्चों के लिए क्या लेकर आया। तो कंडक्टर क्या लेकर आया था, पानी और थोड़ा दूध, पानी और थोड़ा दूध, मिठाई, चॉकलेट या आइसक्रीम। तो आपको बताना है कि कंडक्टर बच्चों के लिए क्या लेकर आया था। तो क्वेश्चन नंबर 33 के राइट आंसर को आप कमेंट में फटाफट दीजिए। हम लोग इसके राइट आंसर को देखते हैं। तो देखिए वो क्या लेकर आया था, पानी और थोड़ा दूध लेकर आया था, पानी और थोड़ा सा दूध लेकर आया था। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 की ओर अग्रसर होते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगला पेज स्टार्ट है, इसलिए मैं यहाँ पर पढ़ दे रहा हूँ, ऑप्शन वहाँ देख लूँगा। तो राम का भरत को संदेश, राम का भरत को संदेश पाठ किस महाकाव्य का अंश है। राम का भरत को संदेश, संदेश मतलब सूचना, किस पाठ से या किस पाठ का अंश है आपको बताना है। तो देखते हैं रामायण का है कि रामचरितमानस का है, कवितावली का है कि महाभारत का है। आप इसके राइट आंसर को दीजिएगा। क्या क्वेश्चन था कि राम का भरत को संदेश ना किस किताब से लिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो बी हो जाएगा, रामचरितमानस में। यानी रामचरितमानस में राम का भरत को संदेश ना, राम के द्वारा भरत को संदेश जो भेजा गया था वो रामचरितमानस में लिखा हुआ था। अब हम लोग क्वेश्चन 35 देखते हैं। तुलसीदास के अनुसार मुखिया को कैसा होना चाहिए। तुलसीदास के अनुसार मुखिया को कैसा होना चाहिए बताइए। मुख के समान, कि आँख के समान, कि कान के समान, कि दांत के समान। आप इसके राइट आंसर को कमेंट फटाफट दीजिए। तो देखिए 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। मुख के समान माना गया है ना, मुखिया कैसा होना चाहिए, मुंह के समान होना चाहिए, मुख के समान होना चाहिए। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 की ओर अग्रसर होते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 क्या है। बस की यात्रा शीर्षक पाठ कैसी रचना है। बस की यात्रा जो शीर्षक पाठ है वो कैसी रचना है।
मनोवैज्ञानिक है कि हास्य व्यंग्यात्मक है कि निबंधनात्मक है कि आत्मकथात्मक है, आपको बताना है। तो चलिए आप इसके राइट आंसर को फटाफट कमेंट में दीजिए, हम लोग इसके राइट आंसर को फटाफट देखते भी हैं। तो 36 का राइट आंसर क्या होगा? हास्य व्यंग्यात्मक, यानी हंसी मुखी वाला है, हंसने वाला है, मज़ा आता है, थोड़ा सा इंटरेस्ट ही वाला है, इसलिए हास्य व्यंग्यात्मक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 की ओर अग्रसर होते हैं। बस में कितने मित्र सवार हुए थे, यानी बस में कितना मित्र सवार हुए थे आपको बताना है। बस में कितने मित्र सवार हुए थे, बैठे हुए थे, 4 थे कि 3 थे कि 2 थे कि 5 थे। आपको तो यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन दिख भी रही है कि बस में कितने मित्र सवार हुए थे, 4 थे कि 3 थे कि 2 थे कि 5 थे। आप इसके राइट आंसर को कमेंट फटाफट दीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 वो मित्र थे। कितने मित्र थे? 5 मित्र थे। मैं इसको लॉक भी नहीं किया हूँ और सीधे लिख रहा हूँ। देखिए इस कितने थे? 5 मित्र थे, यानी 5 मित्र बस में क्या हुए थे? सवार हुए थे। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 की ओर अग्रसर होते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है। झारखंड के 2 सपूत, एक पाठ है, के अनुसार जयपाल सिंह को किस खेल से गहरा लगाव था ना। झारखंड के 2 सपूत, एक पाठ का नाम है, उसके अनुसार जयपाल सिंह को किस खेल से गहरा लगाव था। गहरा मतलब ज़्यादा लगाव था। तो हॉकी से था कि फुटबॉल से था कि क्रिकेट से था कि टेनिस से था। आप इसके राइट आंसर को फटाफट दीजिएगा। तो देखिए किससे था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हॉकी से था ना, सबसे ज़्यादा हॉकी से इनको लगाव था जयपाल सिंह को। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं। छोटा नागपुर स्वर्ग का एक टुकड़ा है, यह किस पाठ का हिस्सा है? क्या है? छोटा नागपुर स्वर्ग का एक टुकड़ा है, यह किस पाठ का हिस्सा है, ये बताना है। बस की यात्रा चैप्टर में ये इसके बारे में है कि हुंड्रू का जलप्रपात है कि अमरूद का पेड़ है कि मित्रता है, आपको बताना है। क्या है? बस की यात्रा है कि हुंड्रू का जलप्रपात है कि अमरूद का पेड़ है कि मित्रता है, आपको बताना है कि छोटा नागपुर स्वर्ग का एक टुकड़ा है। तो कौन से पार्ट से है? तो देखिए ये जो है, आप इसके राइट आंसर को कमेंट फटाफट दीजिए, हम लोग इसके राइट आंसर को देखते भी हैं। आप देखते भी चलिए, अगर नहीं आता है तो आप कमेंट में मत दिया कीजिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है, आप इसको पहले देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हुंड्रू का जलप्रपात एक पाठ है और उसमें लिखा हुआ है कि जो छोटा नागपुर स्वर्ग का एक टुकड़ा है, पाठ से है। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 की ओर अग्रसर होते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 क्या है। तो देखिए हुंड्रू का जलप्रपात का संबंध किस नदी से है? हुंड्रू का जलप्रपात किस नदी से रिलेटेड है? तो आपको बताना है कि हुंड्रू जलप्रपात किस नदी के किनारे है। वही देखिए नदी अगल बगल वही होगी या उसी नदी से, देखिए जलप्रपात से जल पानी ऊपर से गिरती है, प्रपात बनती है, तो किसी नदी का ही पानी गिरती है। नॉर्मली हम लोग यही देखते हैं, कोई नदी ही तो बहती है वहाँ पर, या नॉर्मल भी हो सकता है, लेकिन अधिकतर तो नदियाँ होती हैं। तो कौन सी नदी से? कोयल नदी से है कि कारो नदी से है कि दामोदर नदी से है कि स्वर्ण रेखा नदी से है? तो हुंड्रू जलप्रपात किससे संबंधित है? स्वर्ण रेखा से संबंधित है। कोई पूछेगा कि स्वर्ण रेखा नदी पर ही कौन सा जलप्रपात है, तो हुंड्रू जलप्रपात है, ये तो पता ही होगा। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 की ओर अग्रसर होते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या है उसको देखिए। तो बूढ़ी पृथ्वी का दुख, ध्यान समझिए, बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता के कवि कौन है ना। आपको क्या बताना है? पोएट का नाम बताना है, कविता के कवि बताना है। निर्मल पुतुल है कि महादेव टिप्पो है कि वंशीधर श्रीवास्तव है कि माखनलाल चतुर्वेदी है? आप इसके राइट आंसर को फटाफट कमेंट में दीजिए। हम लोग 41 के राइट आंसर को देखते हैं। तो 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? निर्मल पुतुल है। क्या है? निर्मल पुतुल इसके राइट आंसर होगा, यानी कविता के मतलब बूढ़ी पृथ्वी का दुख ना, कविता के लेखक का नाम क्या है? निर्मल पुतुल नाम है। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 की ओर अग्रसर होते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 क्या है। गुरु शिष्य नामक संस्मरण में लेखक ने किसका स्मरण किया है? गुरु शिष्य नामक संस्मरण में लेखक ने किसका स्मरण किया है, किसको याद किया है? पहला क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल या हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य लगा लीजिएगा, मुंशी प्रेमचंद या ज्ञान रंजन। तो आपको बता आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में ही स्मरण किया गया था। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 की ओर अग्रसर होते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 क्या है। गुरु शिष्य नामक पाठ में लेखक को किस शहर को याद सता रही थी, मतलब किस शहर को उनको याद आ रहा था? गुरु शिष्य जो पाठ है किस शहर की ओर याद कर रहे थे? पहला बनारस, दूसरा है इलाहाबाद, तीसरा है कानपुर और चौथा है दिल्ली। आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा।
तो आइए अब हम लोग इसके राइट आंसर को देखते हैं। तो 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कानपुर। यानी कानपुर बहुत उनको याद आ रहा था। गुरु शिष्य जो चैप्टर था उसमें किस शहर को याद आ रहा था लेखक को? कानपुर को याद आ रहा था। बहुत कानपुर को याद कर रहे थे। तो आपको पता होगा कि कानपुर को क्या कहा जाता है? क्रांतिकारियों की राजधानी कहा जाता है। याद रखिएगा, भारत की क्रांतिकारियों की राजधानी कानपुर को ही कहा जाता है। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 की ओर अग्रसर होते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 क्या है। अपराजिता शीर्षक पाठ के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? अपराजिता जो एक पाठ है उसका रचनाकार बताना है, माने लेखक बताना है। मुंशी प्रेमचंद है कि शिवानी है कि ज्ञान रंजन है कि रामचंद्र शुक्ल है? आप इसके राइट आंसर को फटाफट बताइएगा। तो इसके राइट आंसर क्या होगा? शिवानी। शिवानी जो है इसके राइट आंसर होगा। अपराजिता शीर्षक के लेखक यही हैं, यानी रचनाकार हैं। कौन है? शिवानी है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 की ओर अग्रसर होते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 का क्या है। तो देखिए, डॉक्टर चंद्रा के एल्बम के अंतिम पृष्ठ पर किसकी तस्वीर थी? यानी डॉक्टर चंद्रा के एल्बम के जो लास्ट पेज था, लास्ट जो पृष्ठ था, उस पर किसका तस्वीर छपा हुआ था आपको बताना है। पहला ऑप्शन क्या है? माँ का, दूसरा है पिता का, तीसरा है चाचा का, चौथा है चाची का। तो आपको बताना है राइट आंसर। इसके राइट आंसर को आप फटाफट कमेंट में दीजिए। आई होप दैट आप इसके राइट आंसर को कमेंट में दे चुके होंगे। अब हम लोग इसके राइट आंसर को देखते हैं। तो 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ए क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यानी 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। माँ का चित्र छिपा, मतलब छपा हुआ था राइट लास्ट पेज में, अंतिम पेज में, पृष्ठ पर, अंतिम पृष्ठ पर मम्मी का चित्र छपा हुआ था डॉक्टर चंद्रा के एल्बम पर। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 की ओर अग्रसर होते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 क्या है। डॉक्टर चंद्रा ने किसके सफल जीवन की कहानी पढ़ी थी? डॉक्टर चंद्रा ने किसके सफल जीवन की कहानी पढ़ी थी? पहला ऑप्शन क्या है? डॉक्टर जोसेफ, दूसरा है वर्गीज, तीसरा है नीलसन, चौथा है जेम्स। आप इसके राइट आंसर को फटाफट कमेंट में दीजिए। तो चलिए अब हम लोग इसके राइट आंसर को देखते हैं। 46 का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, डॉक्टर वर्गीज। यानी डॉक्टर चंद्रा ने डॉक्टर वर्गीज के सफल जीवन की कहानी पढ़ी थी और उससे वो इंस्पायर हुए थे। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 की ओर अग्रसर होते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 क्या है। क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ लीजिए ताकि दोबारा आपको मतलब मैं पीछे नहीं पलटूंगा। क्या है? पन्ना पन्ना बोलता है पाठ के अनुसार। एक पाठ का क्या नाम है? पन्ना पन्ना बोलता है पाठ के अनुसार शुभांगी के घर में खुशी का माहौल कब से छाया हुआ था? मतलब पन्ना पन्ना पाठ है और उसमें क्या है कि शुभांगी के घर में कौन सा माहौल, मतलब माहौल कब से छाया हुआ था? खुशी का माहौल आपको क्या बताना है कि कब से छाया हुआ था। तो ऑप्शन क्या है? तो ऑप्शन देखते हैं हम लोग। तो ऑप्शन क्या है? सुबह से। ऑप्शन बी क्या है? शाम से। ऑप्शन सी क्या है? दोपहर से। और ऑप्शन डी क्या है? रात से। तो आप इसके राइट आंसर को कमेंट में फटाफट बताइए। आप इसको अगर पढ़े होंगे तो अच्छी तरह से बना लीजिएगा इसको। तो देखिए 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। सुबह से ही खुशी का माहौल था। कब से माहौल था? सुबह से ही खुशी का माहौल यहाँ पर छाया हुआ था, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 की ओर अग्रसर होते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 48 क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 48 क्या है? शुभांगी की बुआ क्या बन गई थी? यानी शुभांगी की बुआ क्या बनी थी? बैंक अधिकारी बनी थी कि रेलवे अधिकारी बनी थी कि सैन्य अधिकारी बनी थी कि आईएएस ऑफिसर बनी थी? आप इसके राइट आंसर को फटाफट कमेंट में दीजिएगा। देखिए इसके राइट आंसर को आप दे चुके होंगे। हम लोग इसके राइट आंसर को देखते हैं। तो 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डी। यानी शुभांगी की बुआ आईएएस बन चुकी थी। क्या बन चुकी थी? आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, यानी आईएएस बनी हुई थी। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 की ओर अग्रसर होते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर क्या होता है। देखिए 49 क्या है? व्याकरण के प्राचीन ग्रंथ में किसके धर्म स्वभाव कहा गया है? व्याकरण के प्राचीन ग्रंथ में, क्वेश्चन समझिएगा, व्याकरण के जो पुराना ग्रंथ था उसमें किसे धर्म स्वभाव कहा गया है? किसको धर्म स्वभाव कहा गया है? नदी को कहा गया है कि नहर को कहा गया है कि तालाब को कहा गया है कि कुआं को कहा गया है? आप इसके राइट आंसर को फटाफट कमेंट में दीजिए। आइए अब हम लोग 49 के राइट आंसर को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तालाब हो जाएगा। यानी व्याकरण के प्राचीन ग्रंथ में तालाब को धर्म स्वभाव कहा गया है। आइए अब हम लोग इस सेट के लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, यानी अंतिम क्वेश्चन 50 को देखते हैं।
क्योंकि 50 नंबर का ही क्वेश्चन, 50 मतलब 50 क्वेश्चन ही आएगी आपकी। तो देखिए, तालाब बांधता धर्म स्वभाव, तालाब बांधता धर्म स्वभाव पाठ के अनुसार अमावस और पूनों को किसान खेत में क्या नहीं करते थे। यानी तालाब बांधता धर्म स्वभाव पाठ के अनुसार अमावस और पूनों को किसान खेत में क्या नहीं करते थे। पहला क्या है, काम। दूसरा है दान, माने क्या करते थे। ये जो पाठ आपका दिया हुआ है ये आपका पाठ है, तालाब बांधता धर्म स्वभाव, ये पाठ है। इसके अनुसार आपको बताना है कि जो अमावस होती है और जो पूना यानी पूर्णिमा समझ लीजिएगा ना, उसमें किसान खेत में क्या नहीं करते थे, किसान को क्या नहीं करना था खेतवा में। तो बताना है काम नहीं करते थे, कि दान नहीं कर सकते थे, कि पूजा नहीं, कि पाठ नहीं। तो आपको बताना है इसके राइट आंसर को। तो आपको पता होगा कि जो किसान करेंगे खेत में, क्या दान करेंगे, खेतों में कहाँ दान करेंगे, ये हो नहीं सकता। पाठ करेंगे वहाँ पर बैठ के, नहीं कर सकते। पूजा करेंगे खेतों में, नहीं, काम नहीं कर सकते। यानी अमावस और पूर्णिमा को ना किसान खेत में काम नहीं करते थे। यानी तालाब बांधता धर्म स्वभाव पाठ में यही इसका राइट आंसर होगा। तो आई होप दैट कि आप लोगों को ये जो हम लोग सेट लेकर आए हैं ये अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। और यदि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।